दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं सामान्य भूगोल का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें टॉप 50 या टॉप 50 क्वेश्चन MCQ के माध्यम से हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और यह एक नए तरीके से श्रृंखला होगी और इसमें हम रोज़ एक प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का करेंगे और फास्ट रिवीजन में इसको करेंगे। और यह सभी क्वेश्चन आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जैसे कि SSC GD CGL CHSL ग्रुप D रेलवे UPSSC PCS RO ARO आदि एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं। यहाँ पर भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यहाँ पर जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो जिसने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया वह विद्वान है H.H. बैरोज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा या किसे माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पेसल। अगला प्रश्न देखते हैं। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा था, जिसमें वह थे वारेनियस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय कापरनिकस को है। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उनको ग्रह कहते हैं, जैसे कि यह सूर्य है, और सूर्य के जो चारों ओर ग्रह या चक्कर लगाते हैं खगोलीय पिंड, उनको ग्रह कहते हैं। और जैसे कि यह ग्रह है और ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे पिंड, उनको उपग्रह कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वह चंद्रमा, उसे उपग्रह कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को यह बात समझ में आए कि ग्रह और उपग्रह में अंतर। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह हो जाएगा और चंद्रमा एक उपग्रह हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था?
भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह कांट ने कहा था। अगला प्रश्न, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अब 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे। सन 2008 के बाद में किसको हटाया गया? प्लूटो को, क्योंकि जब प्लूटो था तब पूरे 9 ग्रह थे। सन 2008 में इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया, क्योंकि जब यह चक्कर लगाता था तो यह एक दूसरे की परिक्रमा को ऐसे काट देता था, इसलिए अब कुल 8 ग्रह हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जैसे यह कोई ग्रह है और ग्रह के जब छोटे छोटे पिंड चक्कर लगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? उपग्रह। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो ग्रहों की गति का नियम जिसने प्रतिपादित किया वह थे केपलर। अगला प्रश्न, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल की खोज किसने की? तो सौर मंडल की खोज जिसने की थी वह थे कापरनिकस। अगला प्रश्न, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि यदि सूर्य नहीं होता तो सौर मंडल का निर्माण नहीं होता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, और सबसे कम दूरी को उपसौर कहा जाता है। बस ध्यान रखना, उपसौर और अपसौर में अधिकतम दूरी कही जाए तो अपसौर हो जाएगा, न्यूनतम दूरी कही जाए तो उपसौर हो जाएगा। न्यूनतम दूरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमारा उपसौर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं, जिसमें से सूर्य भी हमारा क्या है? एक तारा है। अगला प्रश्न, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। जैसे कि सूर्य है, सूर्य के जो पास होते हैं 4 ग्रह, उनको क्या कहते हैं? पार्थिव। और जो 4 के बाद में आते हैं, क्योंकि 8 ग्रहों में जो बाकी 4 होते हैं उनको क्या कहते हैं? गैसीय ग्रह। गैसीय ग्रह। तो यह ध्यान रखना कि जो सूर्य के पास वाले 4 ग्रह होते हैं उनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। बाकी मंगल के बाद में मंगल के बाद में बृहस्पति है, अरुण है, वरुण है, इन सभी ग्रहों को गैसीय ग्रह कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो विस्फोटी तारा की बात करें तो क्या कहलाती है? अभिनव तारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य हमारा एक तारा है, क्योंकि पृथ्वी,
शुक्र शुक्र एक ग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। या सीधे पूछा जाए सेकंड में तो हमारा हो जाएगा 500 सेकंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर हमारा हो जाएगा वरुण। वरुण के बाद में कौन आएगा? अरुण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध सूर्य के सबसे निकट है। सभी को पता होगा कि सूर्य के बाद में बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। इसी प्रकार हमारा क्रम चलेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो बुध सूर्य का चक्कर लगाने के लिए 88 दिन का समय लेता है। अगला प्रश्न, जैसे कि पृथ्वी का एक चक्कर 365 दिन का होता है या 365 दिन का एक साल होता है, उसी प्रकार बुध का 88 दिन का ही साल होता है, यानी कि वह एक चक्कर 88 दिन में ही लगा लेता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध ग्रह है, क्योंकि यह 88 दिन में अपना एक चक्कर लगा लेता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा इन सभी नामों से भी पुकारा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो वह कौन कौन से ग्रह हैं? शुक्र और बुध, इनके कोई उपग्रह नहीं है। जैसे कि पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है, उसी प्रकार शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी के माह में होती है, जो खासकर 3 जनवरी को कहा जाता है। यह उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। अपसौर की अगर पूछी जाए तो अपसौर की 21 जून। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का प्रयोग स्वेस
ने किया था। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो पृथ्वी के नीफे भाग में लोहा की प्रधानता होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि यह पृथ्वी का एक हिस्सा कटा हुआ है और 3 हिस्से में इसको बांट देते हैं। पहले हिस्से में सियाल, दूसरे में सीमा और तीसरे में नीफे। सियाल, सीमा, नीफे। इनका जब हम संधि विच्छेद करेंगे या इनको हम और थोड़ा सा विस्तार से खोलेंगे तो हमारा आएगा सियाल से सिलिका और एल्युमिनियम। सियाल से हो जाएगा SI से सिलिका और AL से एल्युमिनियम। सीमा से सिलिका और मैग्नीशियम। यहाँ पर नीफे से होगा निकेल और Fe से लोहा। यहाँ पर E है, तो इस प्रकार हमारा नीफे में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग शॉर्टकट में समझाया है, समझ में आया होगा। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा B, सीमा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा D, भूकंप विज्ञान। अगला प्रश्न, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा C, 68% मेंटल में पाया जाता है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का। अगला प्रश्न, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूपटल में एल्युमिनियम तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2% भाग पर धरातल पाया जाता है। 71% पर पानी या जल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा A, लौह से बना है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा B, सीमा। अगला प्रश्न, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या D, 180 है। अगला प्रश्न देखते हैं, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या हो जाएगी हमारी B, 360 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट हो जाएगा हमारा A, सिंगापुर। इन देशों के साथ में पूछा जा रहा है तो 3 देशों में हमारा सबसे नज़दीक हो जाएगा सिंगापुर, भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा चीन, भारत से होकर गुजरती है। ये सभी हो नहीं सकता, यहाँ पर जायरे से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा की बात की जाए तो यह 180 डिग्री सेल्सियस से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम से निकलती है, जो भारत के समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया। तो आप सभी लोगों ने अंत तक वीडियो देखा है, तो आपको यह टेस्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर इसका उत्तर बताएं, तो हम इसके आगे, ताकि हम प्रैक्टिस सेट और इसके आगे के लेकर आएँ। तो सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ या यह जो अंडरलाइन या हरे से उत्तर को हाईलाइट कर दिया गया है, ऐसा ना करें। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।